हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो भाई अभी बज रहे रात के 1:30। ठीक है, हाँ। और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हो टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। अभी मैं बहुत सारे काम से अपने फ्री होने के बाद सोचा कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कब तक ये होता है। कोशिश करेंगे 1 से 1.25 घंटे में इसको ख़त्म करके फिर सोने के लिए चलेंगे। बाकी देखते हैं ना, अच्छे से करेंगे जैसे भी होगा। ठीक है, तो आज हम लगाने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अल्टीमेट लाइव टेस्ट 5 के नाम से। ठीक है जी। इससे पहले भी हमने 2-3 मॉक टेस्ट सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। उनकी जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उन मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को ही चेक कर लेना। उसमें जितने मॉक टेस्ट होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इन मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख के सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे। कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए, तो भाई एडिक्विटी वाले पैटर्न पे, नए पैटर्न पे पेज थे इसका इंटरफेस। तो ऐसा ही इंटरफेस अब आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बाकी इसमें 4 सेक्शन होते हैं, आप सबको पता है। तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार सेक्शंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, जो सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट करते हो उसको पहले, जो बाद में करते हो उसको बाद में। मैं सीक्वेंस से लेके चलूँगा, जो सा सेक्शन पहले दिखेगा उसको पहले, फिर बी पार्ट को उसके बाद, फिर सी को, फिर डी को, ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि 90 मिनट होते हैं, 90 मिनट बहुत टाइम है। आराम से आप कर सकते हो पेपर को। ठीक है, बाकी जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से चलना। ठीक है जी। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में देख सकते हो। हम देखेंगे हिंदी में इसका सॉल्यूशन। युवा स्टार कंटेंडर में निम्नलिखित सॉरी युवा स्टार कंटेंडर में किस खेल में भारतीय जोड़ी अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंदन प्रावधि प्रधावधि ने अंडर 19 लड़कों का युगल खिताब जीता। तो किस खेल से संबंधित हैं ये दोनों, ये आपको बताना है। तो अंकुर भट्टाचार्य, पता नहीं, सुना सुना सा लग रहा है ना, शायद बैडमिंटन से या टेबल टेनिस से, आई थिंक शायद बैडमिंटन से हो। बाकी पता नहीं है, तुक्का ले रहे हैं इसको, है ना, सुना सुना लग रहा है इस वजह से। सेकंड क्वेश्चन, 2024-25 में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये पहले भी आ चुका है मॉक टेस्ट में। ठीक है, इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है उसका खिताब जीता था आपके लिवरपूल ने। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है मॉक टेस्ट में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर में आयोजित भारतीय जल कार्य संघ के 57वें वार्षिक सम्मेलन का विषय क्या था। तो भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब इसका विषय क्या था ये तो पता नहीं, बट गैस कर सकते हो आप थोड़ा सा। तो भविष्य के लिए जल संरक्षण, सतत जल संसाधन, जल 360 डिग्री, जल और पर्यावरण। हम्म, या तो जल और पर्यावरण होना चाहिए, या भविष्य के लिए जल संरक्षण, ऐसा कुछ ही होना चाहिए। बाकी मुझे पता नहीं है, बट लेते हैं इसके लिए भी गैस। तो जल और पर्यावरण मार्क करते हैं ना। बाकी करंट अफेयर अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है,
तो आइडिया है नहीं कुछ, ठीक है। 28 जनवरी को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। उन्हें आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है, जो लाला लाजपत राय जी हैं, इनको शेर पंजाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है गोल्डन चांस। जी हाँ, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है पास महापर्वा सेल, जो कि 29 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में चलने वाली है। इस दौरान आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 351 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और वहीं आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 439 रुपये में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यूज़ करना होगा हमारा कूपन कोड MOCK10, जिसके माध्यम से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 12% तक का डिस्काउंट। सो गाइज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। इसीलिए टेक्स्ट बुक पास लो, जहाँ पे आपको मिलेगा वन पास ऑल एग्जाम्स। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आपको 800 से अधिक एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग, इंजीनियरिंग और बैंकिंग तक सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा डीप ब्रेकडाउन, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं, कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है, और आपका स्कोर अदर्स से कितना बेटर है या कितना पीछे है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी देखते हैं, यहाँ पे आपको आपकी रैंक दिखाई जाएगी, स्कोर आपका दिखाया जाएगा, आपने कितना अटेम्प्ट किया, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी प्लस आपकी परसेंटाइल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंपटीशन में कहाँ पे खड़े हो, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपको दिखाएगा आपकी ऑल इंडिया रैंक और लीडर बोर्ड। देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स के बीच। ये टेक्स्ट बुक आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो आप वही एस्पिरेंट्स के साथ compete कर रहे होंगे जो असली एग्जाम में आपके साथ होंगे। और साथ ही साथ आप अपना स्कोर टॉपर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, टॉपर्स का स्कोर क्या रहा, उनकी एक्यूरेसी, उनका टाइम, इन सभी को आप अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि इससे आपको ये समझ में आता है कि आप अभी कंपटीशन में कितना पीछे हैं और आपको कितना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस लेवल तक आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको डेली यहाँ पे लाइव क्विज़ेस देखने को मिलेंगी। डेली आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस और री अटेम्प्ट्स। प्रो यूजर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना टेस्ट आप दे सकते हैं, गलतियों को री अटेम्प्ट कर सकते हैं और बार बार इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बाय करते हैं तो इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्मार्ट स्टडी नोट्स और रिवीजन। 10,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं। स्मार्ट पीडीएफ्स हैं, जिसमें टैप करते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। प्लस आपको मिलते हैं क्विक माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स रिवीजन के लिए। एंड 24/7 AI डाउट सॉल्वर प्लस एक्सपर्ट सपोर्ट। तो कोई भी सवाल हो, रात के 2 बजे भी आप AI चैटबॉट से तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है, तो जाइए अभी बाय कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78th कांस फिल्म फेस्टिवल में पामेडी और किसने जीता? अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में तो भाई कोई आइडिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना, स्किप करते हैं। आई होप कि आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो आप लोग लगा पाएंगे इसको, ठीक है। चलिए, 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता कौन थे? विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता कौन? अच्छा, ये शायद पहले भी मॉक टेस्ट में आया हुआ है ना। आपको पता है रिपीटेड क्वेश्चंस ही होते हैं बहुत सारे। तो ये शायद हंगरिया थे। हंगरिया से याद है मेरे को, आई थिंक विश्व खाद्य पुरस्कार इनको ही मिला था, जहाँ तक मुझे याद है ना, क्योंकि पहले ही मॉक टेस्ट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
HDFC बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना और CSC अकादमी के सहयोग से शुरू की गई योजना का नाम क्या है? अगेन करंट अफेयर क्वेश्चन। आई थिंक इन्होंने शुरू में फिर से 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर वगैरह के टफ टफ डाले होंगे, फिर बाद में आसान दिए होंगे, जैसे कि इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में भी सेम ही हुआ था ना। तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। नेक्स्ट करते हैं। नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में आयोजित भारतीय नौसेना प्रमुख सम्मेलन 2025 में किस पुस्तक का विमोचन किया गया था? अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नौसेना कमांडर एक इतिहास, समुद्री रणनीति और नेतृत्व, नौसेना अग्रदूत विरासत जारी, नेतृत्व की विरासत, समय के साथ नौसेना प्रमुख। तो फर्स्ट और थर्ड में से लग रहा है ना, नौसेना कमांडर, नौसेना अग्रदूत विरासत जारी। तो शायद ये होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, और ना मैंने पढ़ाई, करंट अफेयर क्वेश्चन है बट गेस वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भारत की जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए कलाग्राम किस मंत्रालय ने बनाया था? कलाग्राम बनाया गया भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए, तो किस मंत्रालय ने बनाया होगा? देखो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है, या तो आप पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में कंफ्यूज हो सकते हो। मेरे हिसाब से तो मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए, संस्कृति मंत्रालय होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 67th राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में वरुण तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कहाँ जीत हासिल की? 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, ये पूछना चाह रहा है। तो अगेन भाई इसका भी कोई आइडिया नहीं है, करंट अफेयर का प्योर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी सारे एक साथ ही शुरू में क्वेश्चन दे देते हैं। अब देखो ये चीज़ ना आपके साथ एग्जाम में भी हो सकती है कि एक साथ शुरू में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो आपको पता ही नहीं है मोस्टली क्वेश्चंस। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आगे इसमें आसान क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संगठन को मिला? अगेन करंट अफेयर क्वेश्चन है, बट ये आ चुका है पहले भी मॉक टेस्ट में, किसी मॉक टेस्ट में आया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये आई थिंक मिला है, इनको इसको मिला है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ इसको ही मिला है, ये शायद मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, क्योंकि किसी मॉक टेस्ट में आया था उस वक्त गलत किया था इसको हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 50 मिलियन से अधिक लोगों के साथ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पूर्ण संख्या है? किस राज्य में 50 मिलियन से अधिक लोगों के साथ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पूर्ण संख्या है? वह शहरी जनसंख्या पूछना चाह रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है ना। बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से पूछ रहे तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा है इनमें से? तो दिल्ली तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत है ही है ओवरऑल, है ना। तो राज्य और यूटी दोनों मिला के पूछा है, तो भाई यूटी है दिल्ली, मेरे हिसाब से तो दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की कौन सी 3 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं? हिरन, तेंदुनी, चोराल, अमरावती तो नीचे साउथ में तो नहीं होना चाहिए, जास्कर, द्रास, गर्द, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों जो है ये किसकी सहायक नदियाँ, ऊपर सिंधु नदी की। ठीक है, आपने सहायक नदियों को याद करना है, स्पेशली दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स के लिए तो रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, गारंटेड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक चावल और जूट उत्पादक राज्य है? जूट उत्पादन आप सबको पता है कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और चावल भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1935 में सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव दिया था? संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? आप सबको पता है, टाइमलाइन आपको पता होगी, एम एन रॉय ने। ठीक है, 1934-35 जो भी लिखे, उसके बाद फिर 1938 में, है ना, क्या होता है, नेहरू जी घोषणा करते हैं कि हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपनी संविधान सभा बनाएंगे। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 42 में, 1946 में,
अब यार इतनी टाइम में डिस्कस करने का टाइम है नहीं, आगे बढ़ते हैं, रात भी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इतना आपको पता है कि एम एन रॉय ने सबसे पहले सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडवानी लोक गायक डैश 2003 में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है। सुलक्षणा पंडित, तीजन बाई। तीजन बाई तो पंडवानी लोक गायक हैं, ये तो 100% श्योर है। ममता चंद्राकर, इला अरुण। अब इनमें से भी कोई और हो सकता है, नॉट श्योर। बट तीजन बाई तो 100% पंडवानी है, पंडवानी लोक गायक हैं। तो बाकी के बारे में पता नहीं है, तो इनके साथ ही रिस्क लेते हैं, है ना। लेट्स सी। कथक कथक केंद्र कहाँ स्थित है। कथक केंद्र कहाँ स्थित है, हाँ हाँ, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। और आई थिंक ये काफ़ी पहले आया था क्वेश्चन, तो मेरे नोट्स में भी है। हमने सोचा था कि कथक तो यूपी का है, तो यूपी का कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो शायद हमने बनारस या लखनऊ लगाया था उस टाइम पे भी। तो ये गलत हुआ था, बट इसका जो केंद्र है वो दिल्ली में स्थित है। तो ये तब से ही याद है, आपको भी याद होना चाहिए अब। ठीक है, उस वक्त हमने गलत किया था इसलिए याद रह गया। अब आप भी याद रखेंगे, ठीक है। भारत में किस राज्य में केल पौध का उत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट अगेन, पहले भी PYQ का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, इंपॉर्टेंट है। उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो केल पौध कहाँ मनाया जाता है, क से केल पौध, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की कौन सी परत उल्कापिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है। तो जो उल्कापिंड आते हैं ऊपर से, आपको सबको पता है ना, काफ़ी सारे उल्कापिंड इधर उधर से गुजरते रहते हैं। तो उल्कापिंड जलने का अनुभव कौन सी परत करती है, तो जो आपकी अम, क्षोभ, समताप, आयन, मध्य, बहिर। तो जो बहिर से नीचे वाली होती है मध्य मंडल, ठीक है। इस मध्य मंडल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गैसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जब भी कोई पिंड आता है इस वाली लेयर पे, तो ये लेयर क्या करती है, उसको बिल्कुल जला देती है, ठीक है। उन उल्कापिंडों को जला देती है, और इसी वजह से जब जलते हुए उल्कापिंड नीचे की ओर आते हैं तो आपको लगता है कि ये टूटता हुआ तारा जा रहा है, ठीक है। आपने बचपन में सुना होगा ना। तो ये वाली लेयर जो है वो उल्कापिंडों से रक्षा कर रही है आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का सबसे कम संभावित कार्य है। मतलब संसद का सबसे कम संभावित कार्य है, कार्य तो है संसद का बट सबसे कम संभावित, ठीक है। सरकार को मार्गदर्शन और सूचित करने की जिम्मेदारी, सही बात है। देश के निर्णय लेने और कानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है संसद का, ठीक है। कानूनों को संचालित करने और लागू करने की जिम्मेदारी, ये नहीं होती भाई संसद की। कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी तो कार्यपालिका की है ना, ठीक है। तो मेनली तो कार्यपालिका की जिम्मेदारी है, तो ये संसद का मेन काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नर्मदा नदी पे आपका कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पिछले हिस्से पर डैश क्या करती है। आई थिंक ये पिछले, शायद अभी हमने जो रिसेंटली कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लगाया था उसमें भी आया था शायद ये, या या फिर ग्रुप डी में आया होगा, ये रिसेंटली भी आया था। तो 2000 रुपए के नोट के पीछे कौन है भाई, मंगलयान है, ठीक है। रानी की बावली 100 रुपए के नोट के पीछे है। कोणार्क का मंदिर 10 रुपए के नोट के पीछे। और लाल किला हमारे फेवरेट नोट 500 रुपए के नोट के पीछे है, ठीक है। तो आसान सी चीज़, ये पहले भी मॉक टेस्ट में आ चुका, अभी ही आया था कल परसों किसी मॉक टेस्ट में, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको पता है, कहाँ पे है ये? भाग नंबर 4A में, ठीक है। कब जोड़ा गया ये, 42nd अमेंडमेंट से 1976 में, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था, ठीक है। और कुल मिला के 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को माता पिता की ड्यूटी होगी कि वो शिक्षा प्रदान कराएं, ये कब जोड़ा गया था, 86th अमेंडमेंट से 2002 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलयालम नव वर्ष के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती है? नव वर्ष पर किसकी पूजा की जाती है भाई? मलयालम नव वर्ष पर तो यार इंद्रदेव हो सकते हैं आई थिंक। और तो इनमें से कोई ऐसा है सच इम्पोर्टेंट पूजा के लिए सूर्यदेव होते तो शायद वो हो सकते थे। विष्णु जी तो नहीं होने चाहिए, ब्रह्मदेव भी नहीं होने चाहिए, गणेश जी तो आई थिंक सी होना चाहिए। बाकी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की कौन सी परत भूपर पट्टी को क्रोड से अलग करती है? आप सबको पता है 3 लेयर्स है। सबसे अंदर कौन सी है वाली? आपकी क्रोड है, ठीक है। उसके ऊपर कौन सी है? मेंटल है। और उसके ऊपर कौन सी आपकी भूपर पट्टी है? ये भी शायद रिसेंटली मतलब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था पिछले मॉक में। तो क्या कह रहा है, कौन सी परत भूपर पट्टी को क्रोड से अलग करती है? तो भूपर पट्टी को क्रोड से अलग कौन सी कर रही है? मेंटल। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? आरबीआई तो नहीं करेगी भाई। एनएसएसओ ये तो मेन हमारा निकाय है जो सर्वेक्षण वगैरह करता है। नीति आयोग गरीबी रेखा निर्धारण के लिए सर्वेक्षण एक से अधिक हो सकता है नीति आयोग भी करता हो, बट मुझे लगता है कि एनएसएसओ का मेन काम ही सर्वेक्षण वगैरह करना है, तो सेकंड के साथ जाएंगे जहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्ष योजना के आधार पर डैश का गठन किया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय पंचवर्ष योजना के आधार पर डैश का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? सेकंड 5 ईयर प्लान में। अब देखो ये तो हो नहीं सकते, 3 ऑप्शन खत्म काम। आपको नहीं भी पता तो आप एक चीज़ समझ पा रहे हो, ये 56 से 61 तक थी। पहली पंचवर्ष योजना 1951 से 1956 तक थी। सेकंड वाली 56 से लेके 1961 तक थी, है ना। तो 56 से 61 के बीच में ही तो दूसरी पंचवर्ष योजना है। तो इससे रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, खत्म काम। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको स्मार्टली करनी है। ठीक है। कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती? तो कौन सी महाद्वीप अफ्रीका से नहीं गुजरती? अच्छा हाँ, ये तो शायद पहले भी आया हुआ है। सेम ही क्वेश्चन अभी रिसेंट के मॉक में आया था। ये तो यार बैक टू बैक मॉक में भी ऐसे रिपीट नहीं होने चाहिए ना क्वेश्चंस। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये रेखा नहीं गुजरती, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया था? किस मामले में दिया था? इंदिरा साहनी मामला तो नहीं होगा इससे रिलेटेड, सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। इनमें से कोई एक, पता नहीं यार। तो ऑप्शन नंबर सी, सी के साथ चले जाते हैं, बट तुक्का क्यों मारना सूखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? अपतटीय तेल क्षेत्र। अपतटीय तेल क्षेत्र समझ रहे हैं ना आप, कौन सा होता है? ऑफ शोर ऑयल फील्ड। ठीक है, मतलब जो समुद्र में स्थित ऑयल फील्ड होती है ना, जहाँ से तेल निकलता है, प्राकृतिक गैस या तेल वगैरह जो भी भंडार होते हैं समुद्र के नीचे। तो वो वाला क्षेत्र बताना है कौन सा नहीं है। आलिया, अच्छा, आलिया भट्ट पढ़ने वाला था इसको मैं। अंकलेश्वर, बेसिन, बॉम्बे हाई, ये तो दोनों बहुत फेमस है। ये दोनों तो होंगे ही, बेसिन क्षेत्र और बॉम्बे हाई। तो इनमें तो आपके पाए ही जाते हैं। इनमें से ए और बी में से एक होना चाहिए। तो अंकलेश्वर आपको साउथ के जैसा नाम लग रहा है ना, जैसे महाबलेश्वर, ओंकारेश्वर, ऐसे करके अंकलेश्वर। तो शायद साउथ का नाम है और शायद
साउथ में नहीं होना चाहिए। साउथ में ऐसे मेन जगह का नाम लग रहा है ना ये, ऐसे अब तटीय क्षेत्र तो नहीं लग रहा। तो आई थिंक शायद ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया के संबंध में पीपीएलओ का पूर्ण रूप क्या है? अगेन ये पहले भी मॉक टेस्ट में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेन्स और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। ये शायद, हाँ ये शायद पहले मैंने गलत किया था। तो यहाँ पे निमोनिया आप समझ, हाँ हाँ हाँ, ये शायद मैंने पहले जब मॉक टेस्ट में आए थे गलत किया था आई थिंक। तो निमोनिया की स्पेलिंग भी भाई पी से ही शुरू होती है, ठीक है। तो मैंने शायद इसको वो कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था पहले ही। बट सही आंसर ही ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी से परिणामी रोग डैश होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? आंखों से रिलेटेड होगा ना। विटामिन ए तो आंखों से रिलेटेड है, तो रतौंधी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख के पारदर्शी भाग, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को आप क्या कहते हैं? तो पारदर्शी सबसे आगे वाला जो भाग है उसको आप क्या कहते हैं? कॉर्निया तो कहते हैं ना। दृष्टि पटल रेटिना पीछे होगा, कॉर्निया होना चाहिए सबसे आगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल चक्र में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में महासागरों, झीलों और नदियों में मौजूद तरल जल गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई जल का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। ठीक है, अगेन ये भी शायद पिछले मॉक में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सुपर मॉलिक्यूल बिल्कुल 60 कार्बन अणुओं का बना है और बक्की बॉल्स के नाम से जाना जाता है? नो आइडिया भाई, इसका तो कोई आइडिया नहीं है। क्या पूछ लिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम पानी से भरे एक स्विमिंग पूल के फर्श का निरीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि पूल दिखता है, वास्तव में जितना गहरा है उससे कम, वास्तव में उससे कहीं अधिक विस्तृत है, वास्तव में उससे कम चौड़ा है, उससे ज़्यादा गहरा है? जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श का निरीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि पूल दिखता है, वास्तव में जितना गहरा है उससे कम। हम्म। अगर आप स्विमिंग पूल को देखेंगे ऐसे कुछ, मतलब कोई भी ऐसे भरा हुआ है, उसको देखेंगे तो वास्तव में जितना गहरा है उससे कम दिखाई देता है ना, ऊपर को दिखाई देती है ना उसकी सतह, है ना। ऐसा लगता है ना कि इसकी सतह ऊपर ऊपर को है, बट वो गहरा होता है उससे ज़्यादा, उससे कम चौड़ा, चौड़ाई से रिलेटेड तो नहीं होना चाहिए, वास्तव में उससे ज़्यादा गहरा है। पूल दिखता है, वास्तव में जितना गहरा है उससे कम। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए फर्स्ट ही, बाकी लेट्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खेल में प्रतिभागियों को पगिलिस्ट कहा जाता है? किस खेल में प्रतिभागियों को पगिलिस्ट कहा जाता है? बैडमिंटन, हॉकी, मुक्केबाजी, टेनिस। तो प्रतिभागियों को पगिलिस्ट किसमें कहा जाता है? नो आइडिया। बट यार पगिलिस्ट किसमें कहा जा सकता है? टेनिस वगैरह में कहा जाता हो क्या पता। इन तीनों में तो यार प्लेयर वगैरह नॉर्मली, शायद टेनिस वगैरह में कहा जाता हो, इतना टेनिस का पता नहीं है तो उसके साथ जाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो ये अपना प्यारा भारत, ठीक है। भारत में शतरंज का आविष्कार माना जाता है और ये शायद गुप्ताज के टाइम पे मनाया जाता है, ठीक है। और जब शुरुआत में इसको खेलते थे तो इसका नाम कुछ, हम्म,
चतुरंग करके होता था, आई थिंक चतुरंग करके कुछ नाम होता था, बाकी आई एम नॉट श्योर क्या नाम होता था, आई थिंक ऐसे करके कुछ होता था। बाकी इतना तो तय है कि आविष्कार जो भारत में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019-20 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान निम्नलिखित में से किस हस्ती को प्रदान किया गया था? तो भाई कालिदास सम्मान, नो आइडिया। करंट अफेयर का क्वेश्चन, आज के क्वेश्चंस ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को, करंट अफेयर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिख रहे हैं। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? 2018 की बात कर रहा भाई। अच्छा, नीरज चोपड़ा जी भी यहाँ पे हैं, पता तो है नहीं, बट नीरज चोपड़ा जी के साथ चले जाते हैं। ठीक है नीरज जी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी था आई थिंक वो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा तेजी से चलते हैं यार, नींद आ रही है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन में आपको पता है 3 सदस्य थे, कौन कौन? अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे और लॉरेंस थे, तो ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1602 में हुई थी। डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? डचों का पहला उपनिवेश कहाँ पे था भाई? आपका मसूलीपट्टनम में। बाकी सबका आपको याद होना चाहिए, और क्रम आपको याद होना चाहिए, PDEDF ऐसे करके। ठीक है, पी से आपको पता है पुर्तगाल, पुर्तगाली, जो कि आपके कब आए थे यहाँ पे? 1498 में आए थे। और पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी इनकी? कालीकट में। ठीक है, 1502 में। डी से कौन है? डच। ठीक है, ये आपके आए कब थे? आई थिंक आ तो ये पहले गए थे 1595 के आसपास आए थे आई थिंक। ठीक है, बट ये कंपनी जो थी ना, डच कंपनी जो थी, वो कंपनी बनी थी भाई 1602 में। और पहला कारखाना लगा था इनका कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, 1605 में। ठीक है, और ई से इंग्लिश लोग, ठीक है, ब्रिटिश लोग। ये आपको पता है इनका हम्म, आगमन हो गया था अपना 1600 में। और पहला केंद्र इन्होंने बनाया था कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, और डी से अगेन, डी से डेनिश, तो डेनिश लोगों का आगमन हुआ 1616 में। हाँ, और इन्होंने किसको बनाया था? ट्रांक्यूबार को, पहला केंद्र। ठीक है, एफ से कौन है भाई? फ्रांस, और इनका आगमन 1664 में, पहला केंद्र इनका भी सूरत था। तो ऐसे ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यार मैं जल्दी के चक्कर में और लेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डैश द्वारा पृथक किया जाता है। अच्छा, अंडमान को निकोबार से अलग किया जाता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। ठीक है, और 8 डिग्री चैनल में कौन कौन होता है? मालदीव एंड लक्षद्वीप। ठीक है, इनको अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका मिनिको है, जो कि राजधानी भी है लक्षद्वीप की, और लक्षद्वीप, इनको अलग करते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। IFF 2024 में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? प्रसार भारती ने कोई OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भाई, उसका नाम आपको बताना है क्या है? प्रशांत, प्रसार कनेक्ट, वेब्स, और भारत डिजिटल। प्रसार भारती ने लॉन्च किया है, तो प्रसार कनेक्ट जैसा नाम शायद हो, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत लोकतंत्र की जननी शीर्षक वाली झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसे किस मंत्रालय द्वारा बनाया गया था? हम्म, भारत लोकतंत्र की जननी शीर्षक वाली झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया। किस मंत्रालय द्वारा बनाया गया था झांकी को? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय करेगा यार ऐसे काम, तो और कौन ही करेगा? आई थिंक सेकंड होना चाहिए।
लेट्स सी। बड़ी मात्रा में, बड़ी कह रहा हूँ यार, बड़ी मात्रा में डैश कैंसर कोशिकाओं को मारती है या डीएनए को नष्ट करके उसमें वृद्धि को धीमा कर देती है। कैंसर कोशिकाएं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, विभाजन होना बंद हो जाता है या नष्ट हो जाती है। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वे टूट जाती हैं और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। बड़ी मात्रा में डैश कैंसर कोशिकाओं को मारती है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी तो नहीं होना चाहिए, फिजियोथेरेपी भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर से रिलेटेड है ना शायद, तो ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक तकनीक है जिसमें संचार के लिए दो नोड्स के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक संबंध स्थापित किया जाता है। डैश एक ऐसी तकनीक है जिसमें संचार के लिए दो नोड्स के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक संबंध स्थापित किया जाता है। ऐसी कौन सी तकनीक है भाई? अगेन नो आइडिया, इसको भी आगे बढ़ाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश के संविधान से लिया गया? तो लिया गया आपका सोवियत संघ से। इम्पोर्टेंट भी है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है, ठीक है। कितने क्वेश्चन इसमें हमने अटेम्प्ट किए? 43 अटेम्प्ट किए, 7 इसमें हमने स्किप किए हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं भाई आगे। ये आ गया अपना रीजनिंग। या क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है कि आपको बताना है, ठीक है। अगेन इसमें क्या है कि फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक चेक करते हुए चलना है आपको, ठीक है। तो जे से एल, तो जे के एल, फिर एल और एल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फिर ए से ए नहीं चेंज हुआ, यानी पहले ए जे से केवल एल चेंज हुआ है ना। फिर ए से यहाँ पे कुछ नहीं चेंज हुआ, अब ए से यहाँ पे चेंज हुआ ए बी सी डी +3। तो जे से के एल +2 हो गया, +2, फिर +3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एल और डी चेंज नहीं हुए। फिर सी से संबंध देखें तो C D E F G H +5। तो इसने क्या किया हुआ है भाई? पहले जे से के एल, ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, पहले से केवल ये चेंज किया +2, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले से चेंज किया +3, ठीक है। और फिर थर्ड वाले से चेंज किया +5। तो 2 3 5, तो +7 होना चाहिए अब के से। तो के से 7 प्लस करेंगे तो कितना है? के 11 और 7 18 आना चाहिए। और 18 क्या होता है आपका? आर। तो बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। जे के एल, फिर ए बी सी डी, फिर C D E F G H, फिर के से +7 18, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे क्योंकि एल डी एस तो सेम रहेगा। ये ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई? मिरर इमेज आपको बतानी है इसकी, तो ऑप्शंस चेक करते हुए चलेंगे। तो पहले तो ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल चेक करो, इसमें ऐसे ऐसे बनेगा ना मिरर इमेज, तो ऐसे ऐसे इसमें नहीं है, ऐसे ऐसे इसमें भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन में ऐसे ऐसे है, फोर्थ ऑप्शन में भी ऐसे ऐसे है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, इस चीज़ का है। देखें भाई इसमें पीछे वाला ऐसे बनेगा ना, पीछे तो सीधी रेखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, पहले पेपर को ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ दिया। तो जब पेपर खुलेगा तो ये अपनी मिरर इमेज बनाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे खुलेगा तो ये पूरा ऐसे करके मिरर इमेज बनाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो पहले इसको ऐसे खोलो तो मिरर इमेज बनेगी, देखते हैं। यहाँ से मिरर इमेज बन रही है क्या? यहाँ से मिरर इमेज बन रही है यहाँ पे, तो बन रही है, ठीक है। ऐसे मिरर इमेज बन रही है क्या? ऐसे भी मिरर इमेज बन रही है, तो ये ठीक होना चाहिए। एक सेकेंड, ये और ये मिरर इमेज नहीं बना रहे,
ये तो उल्टा होना चाहिए ना ऐसे ऐसे, तो ये तो मिरर इमेज नहीं बन रही, तो पहला तो गलत होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाला देखें, ये मिरर इमेज बन रही है क्या? ये तो एकदम एग्जैक्ट सीधा का सीधा दे दिया ना, ऐसे का ऐसे ही है, तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, नहीं बन रही। थर्ड ऑप्शन में देखें, मिरर इमेज बन रही है क्या? बिल्कुल इसमें दिखाई दे रही है क्या मिरर इमेज? देखो इसमें भी मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं और ये दोनों उल्टे हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी खत्म। फोर्थ में देखें, फोर्थ में बन रही है मिरर इमेज, है ना? ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। ये उल्टा है, ये ऐसे है। बाकी तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गए, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुजों की संख्या बतानी है, इस आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज इसमें हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो भाई काउंट कर लेते हैं, बाकी इनकी ट्रिक्स वगैरह होती है, अगर आपको जाननी है तो भी देख लेना, चेक कर लेना कहीं से। मैं तो नॉर्मली काउंट करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक ये पूरा 7, एक ये 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 हो गए, और 11 के बाद ऐसे ऐसे कर लिया, अभी ये 12 और ये 13, एक ये 14, एक ये 15। ठीक है, एक ये 16, एक ये 17, एक ये 18। और कहीं से दिख रहा है क्या? 18 ऑप्शन में भी है, और 18 से ज़्यादा एक 20 भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये पूरा 11, एक ये 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 ही लग रहा है इसमें, 18 के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आकृति आपको बतानी है कि किसमें है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, इसमें दिख रही है कि आपको आकृति सीधा का सीधा ऐसे है। ठीक है, ऐसे आ रहा है क्या? नहीं, इसमें नहीं आ रहा। सेकंड ऑप्शन में देखो भाई, आ रहा है क्या ऐसे? सेकंड में भी नहीं आ रहा। थर्ड ऑप्शन में चेक करो, आ रहा है क्या ऐसे? ये तो फोर्थ में भी ऐसे ही सेम है, फोर्थ में भी नहीं आ रहा। तो शायद ये अंदर होगी आकृति, अंदर देखना पड़ेगा इसको। फर्स्ट में तो नहीं ही दिख रही, सेकंड में छोटा हो सकता है क्या? छोटा नहीं होता है, जूम हो जाएगा, लेकिन छोटा नहीं होता। चलो कोई नहीं, सेकंड वाले में दिख रही है क्या आकृति? थर्ड वाले ऑप्शन में, थर्ड में भी दिखाई नहीं दे रही। फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं दिख रही क्या? फोर्थ में दिख गई, फोर्थ में ये रही भाई, फोर्थ ऑप्शन में है ये ना आकृति। हाँ, फोर्थ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर। अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं फिगर के भी इन्होंने, काफ़ी। देखो ये वाला फिगर जैसे ही आपको दिखे ना, ऐसे काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट प्लस ये साइन वगैरह हों मिक्स, और इसमें 5 हों, कितने, 5 बॉक्स हों, तो इसमें आप मेरी बात ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबली 99% केसेस में डबल सीरीज लगती है, एक छोड़ के एक। ठीक है, तो इसमें आप हमेशा एक छोड़ के एक सीरीज चेक करना, वो लगती है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बाकी आप पहली सीरीज चेक कर सकते हो, जैसे इसने बी है, बी लास्ट में चला गया, फिर अगली सीरीज में बी पहले आ गया, फिर लास्ट में बी पहले आ जाएगा। ठीक है, बाकी एस नीचे चला गया, अब एस अगेन यहीं पे रह गया, और फिर नीचे चला गया। तो ये कोई सीरीज नहीं दिखाई दी, है ना? पहले तो नीचे आ गया, फिर कहीं नहीं गया, फिर नीचे आ गया। अभी कैसे पता चलेगा बाद में कहाँ जाएगा, है ना? या एक और देख लेते हैं एलिमेंट, जैसे ओ हो गया, ये इधर चला गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर चला गया, अब यहाँ पे आ जाएगा ओ। ठीक है, यू को देखें, तो यू ऊपर चला गया, फिर इधर चला गया साइड में, और फिर आगे आ गया। कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। ये ऐसे ऊपर चला गया, फिर इधर चला गया एक बार ऐसे यहाँ पे,
फिर इधर आ गया, इट मीन्स कि इसमें डबल सीरीज ही लगेगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी इस क्वेश्चन को देखते। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी ये 5 बॉक्स हों प्लस ऐसे मिक्स हों बहुत सारे अल्फ़ाबेट और ये साइन वगैरह, तो इसमें एक छोड़ के एक सीरीज लगने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब कैसे, तो चेक करूँ। बी यहाँ पे शुरू में तो बी यहाँ पे शुरू में ही आएगा। ठीक है, एस यहाँ पे यहाँ से नीचे आ जा रहा है, यानी जो सेकेंड एलिमेंट है वो नीचे आ गया, तो ये सेकेंड एलिमेंट भी यहाँ से नीचे आ जाएगा, बीच में टी आ जाएगा। तो चेक करो बीच में टी किस किस में है, सभी में टी है? नहीं, शुरू के 2 ऑप्शन में टी है बस, बाकी में नहीं है। ठीक है, ठीक है। और क्या होगा इससे, इसमें बी शुरू में, देखो बी शुरू में यहाँ पे आ गया, ये ऑप्शन ख़त्म। और एस नीचे आ गया तो टी नीचे आ जाना चाहिए, तो टी इसी ऑप्शन में केवल नीचे है। बाकी भी और चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, जैसे इससे इसमें क्या चेंज हुआ है, जो ये बीच में है वो कोने में आ गया, तो यहाँ पे एस बीच में, तो एस कोने में आ जाएगा, एस यहाँ पे कोने में दिख रहा है आपको, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। समझ पाए बात को? तो ऐसे डबल सीरीज चेक करनी है आपको, एक छोड़ के एक। इसमें भी कैसे चेक करना है कि प्लेस, जैसे ये सेकंड नंबर पे एस था, ये कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब इससे इस पे जाएंगे तो ये सेकंड नंबर वाला टी भी नीचे आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे चेक करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 से 51, 24 दूनी 48 प्लस 3, 13 दूनी 26, 27 28 29 प्लस 3 ऑप्शन में भी दे रखा है, तो इंटू 2 प्लस 3, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी है क्या? अच्छा, कोई तीर्थयात्री नहीं है, कोई तीर्थयात्री यात्री नहीं है, तो कोई तीर्थ यात्री यात्री नहीं है। ठीक है, कोई यात्री थका हुआ नहीं है, तो कोई भी यात्री थका हुआ नहीं है, थका हुआ नहीं है। ठीक है, सभी श्रमिक तीर्थयात्री हैं, तो सारे श्रमिक इसमें आ जाएंगे तीर्थयात्री में। ठीक है, कुछ तीर्थयात्री श्रमिक हैं, तो बिल्कुल सही बात है। कोई श्रमिक थका हुआ नहीं है, तो कोई भी श्रमिक थका हुआ नहीं है, तो श्रमिक का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं, इससे तो डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन इससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो आप कह नहीं सकते श्रमिक का तीर्थयात्री से कनेक्शन है, तीर्थयात्री का यात्री से कनेक्शन है। तो इससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो इसको आप कह नहीं सकते जब तक कि डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। ठीक है, यात्री से डायरेक्ट कनेक्शन है तो कह सकते हैं, इससे नहीं है तो इसमें कुछ नहीं कह सकते आप। ठीक है, कोई श्रमिक यात्री नहीं है, तो कोई श्रमिक यात्री नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है तो ये सही बात है ना। कोई तीर्थयात्री यात्री नहीं है, तो कोई श्रमिक भी यात्री नहीं होगा, ठीक बात है। कोई थका हुआ तीर्थयात्री नहीं है, तो कोई थका हुआ तीर्थयात्री, अगेन ये फर्स्ट और लास्ट का कनेक्शन जब हमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया हुआ तो हम कैसे बता दें? तो ऑप्शन नंबर केवल 1 और 3 करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी कलम मेंढक हैं, कुछ कौवे मेंढक हैं, तो इसमें कुछ कौवे मेंढक हैं। ठीक है, कोई कलम कौवा नहीं है, तो कोई भी कलम कौवा नहीं है तो गलत चीज़ है, हो सकता है कलम यहाँ पे हो। कुछ कलम कौवे हैं, देखो कोई नहीं आ गया और कुछ आ गया, और दोनों सेम एलिमेंट है, तो ईदर और का केस लगता है। ईदर और का केस कब लगता है? 3 शर्तें होती हैं, बार बार आपको बताया। पहली चीज़ तो एक में पहली चीज़ तो ये कि दोनों पहली बार में गलत होने चाहिए, जैसे दोनों पहली बार में गलत दिखेंगे आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ कि सेम एलिमेंट हो, यहाँ पे कलम और कौवे हैं तो यहाँ पे भी कलम और कौवे हों, और तीसरी चीज़ एक में बोले कोई नहीं और एक में बोले कुछ, तो ये तीनों शर्तें यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं, तो इसमें ईदर वन और टू का केस लगेगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो 5×5 = 25 का स्क्वायर हो गया, नहीं हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, 45 सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पे 39 सबसे बड़ी संख्या है, तो कैसे बन रहा है? 25 30 40 44, तो 44 को 45 लिख दिया इन्होंने, इन तीनों को जोड़ के +1 कर दिया। 20 30 38 38 +1 कर दिया, बिल्कुल सही। तो 20 40 50 60 70 और 4 74, 74 और 1 75 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के +1 कर दिया और लास्ट में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रोजन को ऐसे लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है,
तो भाई इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू को देखना है। तो F6 होता है R18, O15, Z26, E5 और N होता है 14। 14, 8 6 14, 5 19, 20 5 25, 30 और 4 34, 3 4 5 6 7 8। 84 को 508 आप लिख सकते हो क्या? इसका कोई मल्टीपल है क्या ये? 6 चौक 24, 6 8 48, 50। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया कि यूनिट डिजिट क्या है, 4 है ना। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यूनिट डिजिट 4 आएगा यहाँ पे। तो 6 चौक 24, 6 8 48 और 2 50, बिल्कुल सही। तो इनको प्लस करके 6 से मल्टीप्लाई किया। आप 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? 1 2 3 4 5 6, इसके अल्फ़ाबेट्स 6 हैं। ठीक है, एक बार सेकेंड वाले को देख लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट हैं। 20 15, N 14, S 19, I K L और S। तो 5 4 9 9 18 29 27, 36 37 38, 3 2 5 6 7 8 9 10। तो 108 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, 7 1 7, बिल्कुल सही। तो सबको जोड़ के जितने अल्फ़ाबेट है उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैराइन को लिखेंगे MARINE। तो 8 और 4 12, 12 और 10 22, 21 और 4 25, 30, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 6 36, 360। ठीक है, 18 4 22, 25 30, 3 4 5 6, 6 6 36। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला ए के अपोजिट क्या आएगा? तो ए कहाँ पे, यहाँ पे है। अब देखो और कहीं ए है क्या? नहीं। अब इसमें देखो कोई कॉमन दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। जो एक कॉमन होता है ना, उसके क्लॉकवाइज घुमाओ आप। तो ये बी और बी कॉमन है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डी आएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एफ आएगा। अब अगेन डी के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सी आएगा, एफ के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा? सी। समझ पाए बात को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन डायग्राम आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। इनके बीच में चित्रकार, नर्तक और तैराक। अगेन जब भी ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बोला है कि आप इसको ये चेक करिए कि कोई एक व्यक्ति तीनों चीज़ हो सकता है क्या? कोई एक चित्रकार हो, वो नर्तक भी हो सकता है और तैराक भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये वाला डायग्राम बनता है। ठीक है, देखें है क्या इसमें? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट में बता चुका हूँ आपको। प्रतीक और आरिफ की आयु में 20 का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले प्रतीक आरिफ से 5 गुना बड़ा था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये बताना है। तो इसमें सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन, वरना बेसिक से भी आप कर सकते हो। तो ऑप्शन में देखो भाई, 20 का अंतर है क्या? 20 का अंतर, 20 का अंतर, इसमें 10 का अंतर, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। ठीक है, इसमें 20 का अंतर है। बोल रहे 5 साल पहले प्रतीक आरिफ से 5 गुना बड़ा था। तो 5 साल पहले ये 40 और ये 20। तो 5 गुना है क्या कोई किसी का? नहीं। 5 साल पहले ये 34 और ये 14। 5 गुना है क्या? नहीं। 5 साल पहले ये 25 और ये 5। तो 5 गुना है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए? तो इस तरह से ऑप्शन से आप बहुत जल्दी कर सकते हो। नहीं तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। जैसे प्रतीक को आप पी मान लो, आरिफ को ए मान लो। तो इनकी आयु के बीच का अंतर कितना है? 20। ठीक है, 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पहले प्रतीक P-5 का होगा, आरिफ से 5 गुना। तो आरिफ 5 वर्ष पहले A-5 होगा और इसका 5 गुना ये है। तो P-5 बराबर 5A-25। ये 25 को इधर ले आओ, तो P+20 बराबर 5A। अब यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी P बराबर 20 + A, और यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 5A-20। इनको कंपेयर कर दो, 20 + A बराबर 5A-20। तो इधर गया तो ये 4A बचा, बराबर आ गया 40, A बराबर आ गया 10। तो आरिफ 10 कहाँ पे? यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे बेसिक से भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब आपको बताना है, इसका सही क्या होगा? तो पहले लाइन ऐसे उठेगा तो बनेगा क्या? बिल्कुल सही है, पहला वाली सही दे रखा है। सेकंड देखिएगा, नहीं। थर्ड फोर्थ नहीं, पहला वाले बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और भी है क्या इसमें? नहीं, सभी जेड एक्स है, ठीक है। सभी जी एक्स है, तो सारे जी भी एक्स है, ठीक है। कुछ जी एक्स है, कुछ जी एक्स है, बिल्कुल से। अच्छा, एक्स नहीं, कुछ जी जेड है, कुछ जी जेड है। क्या डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है कि इनका कोई नहीं दे रखा, तब तक नहीं बोलोगे आप, ठीक है। जब तक डायरेक्ट कनेक्शन ना हो तब तक आप नहीं बताएंगे कि हाँ ये 100% ट्रू है, ठीक है। सभी एक्स जी हैं, तो सारे एक्स जी नहीं है, सारे जी एक्स हैं, तो ये वाला भी गलत। कुछ जेड एक्स है, तो कुछ जेड तो एक्स है, बिल्कुल सही, तो तीसरा वाला सही हो गया। तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? बीमा उद्योग में कितने व्यक्ति विक्रय अधिकारी हैं? मैन इंश्योरेंस सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो इसको एक बार इंग्लिश में देख लो। हाउ मैनी मैन आर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, तो मैन भी हैं और सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हैं इन दी इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो इंश्योरेंस में भी है, तो यानी कि वो तीनों में है, वो कितने हैं भाई? 31 हैं। तो बोल रहा है मैन भी है, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी है और इंश्योरेंस में भी है, तो 31 होने चाहिए तीनों में। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक्स को फिल करना है आपको, तो देखें भाई। तो एस टी यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, टी यहाँ पे भी दिख रहा है, तो यहाँ पे एस आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, है ना। और अगर यहाँ पे एस आ रहा है तो बीच में यू आना चाहिए, तो एस यू टी, ठीक है। तो यू से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, तो ये से यू से शुरुआत होने वाले हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में ये देख लो कि डिफरेंस जो डिफरेंट है वो क्या है। तो यहाँ पे टी टी यू यू एक्स एक्स डब्ल्यू यू, तो ये डब्ल्यू है, यहाँ पे यू है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ वाले पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ रहा है? यू आ रहा है, तो ये यू है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपने ये देख लिया कि भाई आपको पता चला कि शुरू में यू आएगा, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट। अब इन दोनों ऑप्शन में हमने डिफरेंट जो है वो देख लिया, क्या है ये फिफ्थ वाला जो है ये डिफरेंट है, यहाँ डब्ल्यू या यू है। तो या तो डब्ल्यू होगा या यू होगा फिफ्थ प्लेस पे, और हमें पता है फिफ्थ प्लेस पे यू है, तो ये डब्ल्यू वाला भी खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी एस की बहन है, तो पी जो है ये बहन है किसकी? एस की। जो टी का पिता है, जो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, ठीक है। जो यानी एस टी का पिता है, तो एस पिता है, टी का ये पिता है, ठीक है। एम एन की माता है, तो एम एन की माता है जो टी का भाई है। तो कि जब जो बोले ना, ऐसे लिख के जो बोले, जो का मतलब है ये सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो एन जो है वो टी का भाई है। तो टी का भाई कौन है? एन, ये भाई है, ठीक है। एम एन की माता है, एक सेकेंड, एम एन की माता है, तो एन की माता कौन है? एम है, ये माता है, तो ये दोनों पति पत्नी हुए क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। एन पी से किस प्रकार संबंधित है? तो एन पी से, तो पी के भाई का लड़का, तो यानी कि ये भतीजा हुआ, है ना, भतीजा या भांजा। तो ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखें भाई क्या हो सकता है। 19 5, 19 5 24, 8 6 14, 114 नहीं। तो 5 5 25 -1, 6 6 36 -12, नहीं, 12 निम्मा 100, अरे ये तो सेम क्वेश्चन, ये तो सेम क्वेश्चन है ना, ये तो शायद इससे पिछले मॉक टेस्ट में भी आया था। सेम ही क्वेश्चन है यार ये तो, जस्ट अरे यार, पिछली बार भी हमने देखा था कि 12 निम्मा 108, अब यहाँ 9 से मल्टीपल करके आ रहा है। 9 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि 15 में से 6 गया, 9 बचा। अब यहाँ पे 1 की गुणा 19 से हो रही है, क्यों? क्योंकि 24 में से 5 गया, 19 बचा। अब यहाँ पे 3 की गुणा 5 से हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 होगा और 15 में से 10 गया, 5 बचेगा, तो यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। 12 निम्मा 108, क्यों 9 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 15 में से 6 गए तो 9 बचा। 1 की गुणा 19 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 24 में से 5 गया, 19 बचा। 3 की गुणा 5 से कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 15 और 10 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगेन पेपर फोल्डिंग का है तो ये यहाँ से ऐसे खुलेगा तो मिरर इमेज बनेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मिरर इमेज नहीं है तो ख़त्म, पहला ऑप्शन ख़त्म। सेकंड ऑप्शन में देखें, मिरर इमेज बन रही है, बिल्कुल सही, मिरर इमेज बन रही है। थर्ड ऑप्शन में ये मिरर इमेज नहीं बन रही, और फोर्थ ऑप्शन में भी मिरर इमेज नहीं बन रही, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए से जेड अपोजिट या फिर -1, एम से एन अपोजिट या फिर +1, ओ से एन अपोजिट नहीं है, तो MNO ये -1 है, तो अपोजिट का तो नहीं लग रहा। ए में -1, एम में +1, ओ में -1, तो या तो ये वॉविल में -1, कॉन्सोनेंट में +1 है, या फिर ये 2 बार -1 1 बार +1 है, बीच वाला +1 है, ऐसे हो रहा है ना, -1 -1 MN+1। तो ई में -1 करेंगे क्या आएगा, डी आएगा, और आई में +1 करेंगे जे आएगा, -1 करेंगे के आएगा, तो DJ K, और DJ K कहीं पे भी नहीं, इट मीन्स कि ये वॉविल में तो -1 करेगा, कॉन्सोनेंट में +1 करेगा, तो वॉविल में -1 करेंगे डी आएगा। ठीक है, इसमें वॉविल है, ये भी आई, A E I O U होता है ना वॉविल, तो ई में भी -1 करेंगे क्या आएगा, सॉरी आई में -1 करेंगे क्या आएगा, HI होता है ना। ठीक है, एल में +1 करना पड़ेगा, LM, तो DHM, तो DHM ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन एक निश्चित तरीके से समान है, एक विकल्प किसी अन्य तरीके से समान नहीं है भाई, तो इसमें ऑड वन आउट आपको छांटना है। तो देखना शुरू करूँ, पहले तो काउंट कर लो फिगर्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 ट्रायंगल हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर हैं, 2 स्क्वायर हैं, 2 स्क्वायर सब में। ठीक है, बॉल्स 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं। ठीक है, एक के अंदर प्लस का साइन है, एक के अंदर इंटू, एक के अंदर प्लस, एक के अंदर इंटू, प्लस इंटू प्लस इंटू। ठीक है, और इनके अंदर क्या है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, इसमें सेम डायरेक्शन में है, इसमें भी सेम डायरेक्शन में। अच्छा, इसमें एकदम सेम सेम डायरेक्शन में है, इसमें भी सेम सेम डायरेक्शन में है, सेकंड वाले में भी, लेकिन फर्स्ट वाले में सेम डायरेक्शन में नहीं, एक बार ऐसे एक बार ऐसे है। ठीक है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिक्शनरी के हिसाब से शब्दों को लगाना है, तो ऑप्शन के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो इसने ऑप्शन में कहा है सबसे पहले 1 2 या 5, तो 1 2 5 में से पहले क्या आएगा ये चेक करो, 1 2 5, तो A M और C में से पहले तो 2 ही आना चाहिए, तो भाई आपका लास्ट वाला ऑप्शन और पहला वाला ऑप्शन खत्म, केवल ये 2 ऑप्शन बचे। अब इसमें से इसके 2 के बाद आएगा 4, फिर 5, फिर 3 या 1 में से पहले कौन आएगा ये चेक करो। 3 और 1 में से पहले आएगा M A I L और N, तो L पहले आएगा या N पहले आएगा, तो LMN, तो L पहले आएगा, तो 1 पहले आना चाहिए, 3 बाद में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्न युग्म को चयन करना, ऑड वन आउट आपको छांटना है इसमें से। ये 150 बना रहा है, कैसे, 9 6 15, 15 और 5 20, 20 का मल्टीपल है क्या, नहीं। 8 7 15 5 20 और 1 21 का मल्टीपल है क्या, नहीं। 10 और 3 13 का मल्टीपल है क्या, नहीं। हम्म, और क्या हो सकता है, 9 6 15, 3 2 5, 9 6 15, 3 2 5, 15 5 75 का डबल हो गया, 8 7 15, 5 और 1 6, 15 6 का 90 का डबल हो गया, बहुत सही। 7 3 10, 2 और 1 3, 10 या 30 का डबल हो गया, बहुत बढ़िया। 2 और 1 3, 4 3 7, 7 या 21 का डबल 42 होना चाहिए था, यहाँ पे 40 दे रखा है, बिल्कुल सही। तो ऑड वन आउट हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्या किया इसने, 2 2 करके पेयर में जोड़ा, 15 और 5, इनको मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इनको जोड़ा फिर मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से सवाल में आंसर लिए जाना है। ठीक है,
तो पहले आपने देखा इन सबको प्लस करके कुछ बन रहा है, कनेक्शन नहीं, तो फिर आपने प्लस में ही इनका पेयर बनाया ऐसे शुरू में। अगर ऐसे नहीं दिखता तो फिर आप एक छोड़ के एक ऐसे पेयर बना के देखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गए भाई सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे मैथ्स पे। रीजनिंग के आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। मैथ्स पे आ गए अब। 10%, 30% और 40% की तीन क्रमिक छूट एकल छूट के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? तो तीन सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए हैं आपको, बताना है कि एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है। तो आप मान लो कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, है ना, बेसिक से। आप हालांकि ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकाला, फिर जो आया फिर इन दोनों का सक्सेसिव निकाला, ठीक है। बट बेसिक से करते हैं ना, क्या दिक्कत है। 100 रुपये की चीज़ पर पहले 10% का डिस्काउंट मिला तो वो रह गई कितनी, 9/10, 90% बची। फिर 30% का और डिस्काउंट मिला तो वो कितनी रह गई, 70%, यानी कि 7/10 बची। फिर 40% का और डिस्काउंट दे दिया तो फिर कितनी बची, 6/10 बची, ठीक है। 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म। 9×7 = 63, 63 छिक्का 6×3 = 18, 6×6 = 36 और 1 37, एक नीचे 10 है तो ये 37.8। 100 रुपये की चीज़ 37.8 रुपये की बचेगी। तो कितने का डिस्काउंट मिला होगा इसमें, 38, तो 62.2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की ही क्यों मानी थी, क्योंकि परसेंटेज का मामला है। परसेंटेज का मतलब होता है कोई चीज़ 100 रुपये पे कितना बढ़ी या कम हुई, ठीक है। इसलिए मैंने कोई चीज़ मान ली 100 रुपये की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/3.125 बराबर ये है, और इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। 1/3.125 बराबर ये है, इसका मान क्या होगा। तो भाई नीचे इसने क्या कर दिया, इसमें कितने के बाद पॉइंट बढ़ा दिया, 1 2 3 4, 4 के बाद इसने पॉइंट बढ़ा दिया नीचे। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में चेंज करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, 0.0003125 ऐसे है, और आपको यहाँ पे पॉइंट चाहिए। तो आप पॉइंट हटा दो, 1 2 3 4, 4 का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 0 ऊपर लगा दोगे तो 1 2 3 4, ये 4 के बाद आ जाएगा पॉइंट यहाँ से हट के, ठीक है। तो अब आपको ये मिल गया 3.125 इंटू 1 2 3 4, ये मिल गया। और इसकी वैल्यू क्या है आपकी, 0.32। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 0 बढ़ाने, दो 2 0 से 2 पॉइंट खत्म, आगे 2 0 और आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए बात को। पहले आपने इसी फॉर्म में इसको चेंज किया, ठीक है। उसके बाद देखा कि इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, जो भी दे रखी थी यहाँ पे लिखी हमने, और एंड में इसमें ऐड क्या किया है, इंटू 1 2 3 4 0 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकिल चालक एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। एक जॉगर आधी दूरी दोगुने समय में तय करता है। साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात क्या है। इसने बोला कि साइकिल चालक एक निश्चित दूरी डी तय करता है, ठीक है। जॉगर आधी दूरी 2 गुने समय में तय करता है। तो ये सेम पूरा डिस्टेंस 4 गुने समय में ट्रेवल करता। भाई आधी दूरी 2 गुने समय में तो पूरी दूरी 4 गुने समय में, और टाइम और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर इसको पहले वाले को 1 टाइम लग रहा था, किसको, साइकिल वाले को, तो जोगर वाले को 4 टाइम लग रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। भाई किसी डिस्टेंस को कवर करने में साइकिल से कुछ टाइम लग रहा था, पर जॉगर से उसके आधे डिस्टेंस को कवर करने में 2 गुना टाइम लग रहा है। तो भाई पूरे उस डिस्टेंस को कवर करने में 4 गुना टाइम लगेगा। तो हमने कहा कि सेम डिस्टेंस जो साइकिल से ट्रेवल किया जा रहा था वो यदि 1 मिनट में ट्रेवल किया जा रहा था, तो जोगर से 4 मिनट में ट्रेवल किया जा रहा था। तो टाइम और स्पीड का जो रेशियो होता है वो इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो इनका स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1, ठीक है। ये कब होती है ये सिचुएशन, जब डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, यही पूछा ना, चाल का अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर दो। 5×5 = 25, 5×2 = 10, तो 5/2 माइनस, तो ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं बट ब्रैकेट पहले आता है ऑफ से। तो ये कितना हो जाएगा, 7/12। तो ये आपके पास आ गया 7/12। तो 6 दूनी 12, तो ये आ गया 7/10, प्लस 3 × 3 = 9, 2×7 = 14, 2×5 = 10, तो 7×3 = 21/5, प्लस ये कितना हो जाएगा,
डिवाइड को इंटू बदल दो, 25 ऊपर ले जाओ, 5 5 25, तो ये हो गया 5। ठीक है। ठीक है, तो भाई पहले इनको जोड़ दो। तो 5 5 25 प्लस 21 दूनी 42 बटे में 10 माइनस 7/10 प्लस 5। तो 10 और 10 आ गया दोनों के नीचे, तो 40 50 60 और 67 में से 7 गए, 60/10। तो ये बचा 6, यहाँ पे 5, तो 6 5 11। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नींद आ रही है भाई, जल्दी जल्दी से करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, जब भी किसी की भुजा में वृद्धि करते हैं आप, तो उसके लिए सक्सेसिव लगता है। मतलब जब आप किसी की भुजा में वृद्धि कर दें 10% 20%, और एरिया में कितनी वृद्धि होगी ये पूछें, तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपने एक बार बढ़ाई 10, तो एरिया में वो 2 बार काउंट होगी। ठीक है। तो जब भी आपसे किसी भी आकृति की एक भुजा बढ़ाने को कहा जाए और बोले कि इतनी भुजा बढ़ाने के बाद एरिया में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, तो आपको उसका सक्सेसिव निकाल देना है। ठीक है। तो 34% वृद्धि की गई यानी कि सक्सेसिव। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट क्या होता है, x+y+xy/100। ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है, x+y-xy/100। ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है दोनों। ठीक है। तो 34 + 34 इंटू 34/100, तो 68 प्लस। अब देखो, क्या इसमें यूनिट डिजिट्स आप कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। क्या है, 4 चौक 16, तो एंड में 6 आना चाहिए। और एंड में 6 एक ही ऑप्शन में, ख़त्म काम, पूरी कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने 40,000 रुपये प्रति वर्ष 8% की चक्रवृद्धि दर पर एक बैंक से उधार लिए। ठीक है। 3 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में 10,000 रुपये चुकाने के बाद उसको अभी भी बैंक को कितने रुपए देना है। 40,000 रुपये उसने उधार लिए 8% की रेट से। 3 वर्षों के लिए उसने क्या किया, हर एक साल के एंड में वो 10,000 रुपये चुका देता है। और 3 साल तक उसने चुका दिए, अभी भी उसको कितने रुपए देने बाकी हैं ये बताना है। तो आसान सा सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, कि भाई देखो 40,000 रुपये मैंने उधार लिए। ठीक है। मेरे को ब्याज कितना देना था, 8% ब्याज देना था। तो ये कितना, 8 चौक 3200। तो मैंने 3200 रुपये ब्याज देना था, तो कुल मिला के एक साल में 40,000 रुपये, 43,200 हो गए। इतने रुपए हो गए वो। मेरे को 40,000 रुपये के बदले एक साल के एंड में इतने रुपए देने थे, 43,200। बट मैंने इतने नहीं दिए, मैंने दिए 10,000। तो अभी कितने रुपए बचे, 33,200 बचे, है ना। तो एक साल में ये दे दिया 10,000 रुपये। अब अगले साल अगेन इस पे कितना ब्याज लगेगा, 8% का ब्याज लगेगा। तो 332 और 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 3 24 25 26। तो 2 6 5 6, तो 6 5 8 3 2 5 और 3। इतने रुपए मुझे देने थे, है ना। भाई 33,200 रुपये मेरे पास बचे। अब उसमें फिर से अगले साल 8% का ब्याज लगा, तो मैंने ब्याज इंक्लूड करके बताया कि भाई 35,856 रुपये देने हैं। बट अगेन उसने अगले साल भी 10,000 रुपये दिए, तो कितने बचे, 25,856। ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कितने बचे भाई, 25,856 रुपये बचे। अगेन उसको क्या करना है, 8% का डिस्काउंट 8% का रेट ब्याज लेना है। ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अप्रोक्स, अरे भाई बहुत ज़्यादा अप्रोक्स में, तो अप्रोक्स में तो आपको मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, 5 8 5 6 की 8 से। तो 8 6 48, 8 5 40 और 4 44, 8 8 64 और 4 68, 8 40 और 46, 8 16 4 20। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 2068। तो इसमें आपको 2068.48 इतने रुपए और ऐड करने पड़ेंगे। तो 8 6 14, 12 9 7 2। ठीक है। इतने रुपए उसको देने थे तीसरे साल में, बट उसने अगेन 10,000 रुपये दे दिए, तो कितने बचे, 17,924.48। इतने रुपए अब उसको देने, यही तो पूछा उसने, कि 3 साल में उसने हर एक साल के एंड में 10,000 रुपये वापस किए, बट अभी भी उसको कितने रुपए देने बाकी हैं, 17,924.48। 17,924.48 मतलब 5। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।
आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व ए बी और सी की आयु का अनुपात इतना था, उनकी वर्तमान आयु का योग इतना है। अब से 3 साल बाद बी और सी की आयु का अनुपात कितना होगा ये बताना है, आयु का योग कितना होगा। ठीक है। बोल रहा अब से 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात इतना था और वर्तमान में उनका योग इतना है। तो अगर 5 साल पहले जाऊं कि 5 साल पहले उनका योग कितना होगा, तो 5 5 माइनस हो जाएगा 5 साल पहले। तो अभी 135 है तो 5 साल पहले 120 योग रहा होगा, है ना। 5 साल पहले जाऊंगा तो तीनों की आयु 5 5 5 5 कम होगी। 135 के आज हैं तो 5 साल पहले 15 कम, यानी कि 120 के होंगे तीनों। तो रेशियो क्या है, 7 5 12 और 4 16। तो इस 16 रेशियो की वैल्यू 120 है। तो एक रेशियो की वैल्यू 120/16 हो गई। 5 साल पहले एक व्यक्ति की आयु इतनी थी, ठीक है, मतलब एक रेशियो की वैल्यू इतनी थी। आपसे पूछा बी और सी की आयु, तो 5 साल पहले बी और सी की आयु कितनी थी। एक रेशियो की वैल्यू ये है, बी और सी की आयु कितनी है, 7 और 5 12। तो 12 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 90। तो 5 साल पहले इनकी आयु बी और सी की 90 थी। पूछा 3 वर्ष बाद, तो पहले तो 5 5 साल कवर करेंगे, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, दोनों में 5 5 जोड़ देंगे 100 हो जाएगी। अब 3 साल बाद जाएंगे दोनों 3 3, तो 106 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात इतना है, यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब यार थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ना आ जाए, क्योंकि आ रही है बहुत तेज नींद। मिश्रण में स्प्रिट है और वाटर है, रेशियो कितना है, 3:2। यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। पानी मिलाना है खाली, तो रेशियो हो जाएगा 5:4। देखो स्प्रिट के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, खाली पानी मिलाया गया है, तो स्प्रिट की मात्रा तो सेम रहनी चाहिए। तो सेम बना दो इसको, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12। तो 15 10 15 12। क्या बोला इसने, वाटर कितना मिलाया था, 2 लीटर मिलाया था, तो 10 से 12 हो गया, बिल्कुल सही। यानी 2 यूनिट की वैल्यू 2 ही है, ठीक है। 10 से 12 हो गया। स्प्रिट कितनी है, 15 से 15 रही, तो पूछा है कि स्प्रिट की मात्रा कितनी है, 15। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित होकर इतने रुपए हो जाएगी। 10% के रेट से कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। अगर ये रेट 10% है, देखो 2500 रुपये की राशि है, 3025 हो गई, कितने साल में ये बताना है। तो पहले इसका रेशियो निकालो आप। 5 5 25, 5 6 30, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 एकम 5, 100 से 121 हो गई। रेट कितना है, 10%। तो ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो 10% का रेट मतलब कोई राशि 10 से 11, 10 से 11 हो रही होगी, तो ये 2 साल तक चलेगा। कब तक चलेगा, 2 साल तक। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर पूर्वाह्न यानी कि एएम कहना चाह रहा है ये, है ना। ठीक है। एक चोर सुबह 3:30 बजे एक कार चुराता है और इसे 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है, ठीक है। चोर की खोज सुबह 4:30 बजे हुई और मालिक इतने की स्पीड से दूसरी कार से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। चोर कब पकड़ा जाएगा। देखो भाई, चोर ने 3:30 बजे चलना शुरू कर दिया, ठीक है। वो चला 64 की स्पीड से और उसके पीछे भागे लोग 4:30 बजे, ठीक है। यानी कि 1 घंटे तक वो भाग चुका था, 3:30 से 4:30 तक वो भाग चुका था। तो 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 64 किलोमीटर। तो 1 घंटे में वो 64 किलोमीटर आगे निकल चुका है। अब जब हम पीछे से भाग रहे हैं इसके 80 की स्पीड से और वो लगातार अभी भी भाग रहा है 64 की स्पीड से, तो 1 घंटे में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 16 किलोमीटर का। और ऑलरेडी उन चोर और हमारे बीच में डिस्टेंस कितना है, 64 किलोमीटर का हो चुका है ना। 1 घंटे में चोर हमसे 64 किलोमीटर आगे निकल चुका है। अब हम उसके पीछे भाग रहे हैं 80 की स्पीड से, पर चोर फिर भी भाग रहा है 64 की स्पीड से। तो हम 1 घंटे में 16 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। हमें कितना कवर करना है, 64 किलोमीटर कवर करना है ना उस तक पहुंचने के लिए। तो 1 घंटे में 16 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो 64 कितने घंटे में कवर करेंगे, 16 चौका 64। तो 4 घंटे बाद हम उसके जस्ट पास पहुंच जाएंगे। तो 4:30 बजे हमने भागना शुरू किया पकड़ने के लिए, और 4 घंटे बाद यानी कि 8:30 बजे हम उसको
पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी और सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर भाई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव कोई क्वेश्चन हुआ तो स्किप करेंगे उसको। ठीक है, जल्दी से चलते हैं। एक वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाला एक पाइप एक टंकी में पानी की आपूर्ति कर रहा है जो शुरू में खाली था। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है और पानी का नोजल वेग इतना है, हौज की विमाएं इतनी है टंकी में। ये पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। इसमें होता क्या है कि ये बोल रहा है वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाला एक पाइप है। ठीक है, मतलब ऐसे कोई टंकी है, इसमें से स्क्वायर का मतलब स्क्वायर शेप का छेद हो रहा है। ठीक है, ऐसे एक टंकी है, इसमें स्क्वायर शेप का छेद हो रहा है एक। ठीक है, ऐसे करके वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाला एक पाइप टंकी में पानी की आपूर्ति कर रहा है। ठीक है। काट का क्षेत्रफल यानी इस वाले काट का क्षेत्रफल कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्गाकार है, यानी इस काट की भुजा कितनी हो जाएगी, 2 × 2, है ना। ठीक है, पानी का नोजल वेग क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है। अब यहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ तो मैंने कहा ये ऐसे पानी निकला यहाँ से। ठीक है, तो 1 सेकंड में 40 मीटर दूर तक जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ कि ये जो इसकी लेंथ है ये 40 मीटर है, और जो इसकी ये है चौड़ाई और ऊंचाई, तो चौड़ाई और ऊंचाई जैसे ये क्यूब बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, ऐसे करके। क्या बना दिया यार मैंने, ऐसे करके क्यूब बन जाएगा ना। ये जो स्क्वायर शेप था यहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ और ऐसे वेग से गया सीधा, तो 1 सेकंड में ये जो क्यूब है, 1 सेकंड क्यूब कह रहा हूँ यार, क्यूबॉइड हो जाएगा ये। 1 सेकंड में ये कितना बन जाएगा, ऐसे करके 40 मीटर तक जाएगा आगे। और ऊंचाई और चौड़ाई इसकी कितनी रहेगी, 2 2 सेंटीमीटर। अच्छा ये मीटर दे रखा है और ये सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल दो, 0.02 और 0.02 मीटर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है, तो देखो जो वहाँ से पाइप निकल रहा है या वो जो पानी निकल रहा है वो 1 सेकंड में कितना पानी निकाल रहा है, तो ये 2L × B × H। तो लेंथ इसकी कितनी है, 4 मीटर है ना। तो 1 सेकंड में कितना पाइप निकलेगा, हम ये मान लेते हैं कि ये क्यूबॉइड है ना। इसके बराबर पानी निकलेगा 1 सेकंड में, इसकी वॉल्यूम के बराबर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई 1 सेकंड, चौड़ाई 0.02, ऊंचाई 0.02 और लेंथ कितनी है इसकी, 40 मीटर। तो 1 सेकंड में इतना निकलेगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 2 और 2 4, 1 0, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इतने मीटर क्यूब पानी इसमें से निकलेगा 1 सेकंड में। ठीक है, और टोटल पानी कितना है इसमें, हौज खास की बीमारी ये दे रखी है 10 × 8 × 6, इसमें इतना टोटल पानी है, 1 सेकंड में इतना निकलेगा। तो टोटल कितनी देर में निकल जाएगा, ऊपर 3 0 लगा दो, ये पॉइंट हटा दो। 8 × 8 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 5 × 30, 3,000 सॉरी 30,000 सेकेंड्स में ये पानी निकलेगा। ये सेकेंड्स दे रखा है तो मिनट में कन्वर्ट करो। ठीक है, 6 × 5 = 30, 500 मिनट। 500 मिनट का मतलब है कितने घंटे हो जाएंगे, 6 × 8 = 48, 8 घंटे 20 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आई होप कि मैं सही से समझा पाया होऊंगा, बाकी नींद में जितना समझा सकता हूँ उतना समझा दी। ठीक है, एक डीलर इतने रुपए में 50 कुर्सियाँ खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त यानी कि खराब हो जाती हैं। प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का निर्णय लेता है। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि पूरे सौदे पर 35% का लाभ अर्जित कर सके। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको पता है। मेन चीज़ थी ये वाली ध्यान रखने वाली, कि वो जो सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य है उसके 3/4 पे बिकता है। जो क्षतिग्रस्त हुई है, जिस जिस विक्रय मूल्य को उसने डिसाइड किया था कि वो किसी कुर्सी को इतने रुपए में बेचेगा, हमने माना विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एक्स था उसका, उसने डिसाइड किया था कि वो X रुपए में बेचेगा। बट वो X रुपए में ना बेच के अब उसका 3/4 में बेच रहा है, किसको, क्षतिग्रस्त वाली को। और बाकियों को वो कितने बेचेगा पता नहीं, कितने परसेंट में बेचेगा पता नहीं। ठीक है, मतलब बाकियों को वो सेम सेलिंग प्राइस जो उसने डिसाइड किया था उतने पे ही बेचेगा। ठीक है, तो ये बताना है कि एक कुर्सी को वो कितने रुपए में बेचता है, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है।
टोटल देखो उसको 35% का प्रॉफिट चाहिए। तो भाई 50,000 रुपये है, इसका 35% कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 16 = 17, 17,500, यानी कि 67,500। इतने रुपए में उसको टोटल बेचनी है चीज़ें। ठीक है, 20 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा भाई? 20 कुर्सियाँ वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो उसने डिसाइड किया था उसके 3/4 पे, यानी 3/4 पे बेच रहा है उससे। ठीक है, 3/4 एक्स पे बेच रहा है और 20 कुर्सियाँ बेच रहा है। ठीक है, प्लस बाकी की 30 जो है उस इतने ही पे बेच रहा है जितने पे उसने डिसाइड किया था। और कुल मिला के उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? इतने रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो 4×5 = 20, 5×3 = 15, 15x + 30x बराबर 67,500। 45x बराबर इतना, तो x बराबर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 इसके नीचे चला गया तो 9×5 = 45, 9×7 = 63, 9×5 = 45, 5 एकम 5, 5×5 = 25, 1500। तो x की वैल्यू यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया? 1500। आप समझ पाए बात को? इसने कहा कि कोई सेलिंग प्राइस उसने डिसाइड किया था, बट जो क्षतिग्रस्त था उसको उसने 3/4 पे बेचा उसके। बट जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा यदि ओवरऑल वो 35% के प्रॉफिट पे बेचे? ठीक है, तो हमने निकाल दी एक्स की वैल्यू 1500। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम भी कम है। ठीक है, 2 बेलन H1 और H2 के आयतनों का अनुपात इतना है। 2 बेलनों H1 और H2 की ऊंचाई का अनुपात इतना है। H1 और H2 के वक्रवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? देखो वॉल्यूम का अनुपात दे रखा है कितना। वॉल्यूम क्या होती है बेलन की? πr²h। R1 लिख लो इसको, πr² लिख लो, बराबर √2 अपन में √3 दे रखा है। पाई से पाई कैंसिल, और h आपको कितना दे रखा है? एक 9 और एक 4 दे रखा है आपको। ठीक है, सॉरी, H1 और H2 ऊपर ये 4 है, ये 9 है। ठीक है, तो इधर चला गया 9, इधर आ गया 4, R² है ये, तो R1 R2 का स्क्वायर ये दे रखा है आपको √2 × 9। यहाँ से हट गया ये, तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है, R1/R2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट करेंगे, तो इसका भी रूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये? 2 और 3 की पावर में आंसर दे रखा है, तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगी, इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगी, और 3 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 2। 4 बार में जाएगा ये। यार अब इसको बाद में देखेंगे ना, अभी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। इतना ऐसा सच इसमें है नहीं, कुछ समझ में आसान ही है, बट थोड़ा आगे देखते हैं ना, टाइम भी कम है। 6 अंकों की संख्या n इतना 99 से विभाज्य है। n अंकों का अधिकतम योग क्या है? n के अंकों का अधिकतम योग क्या है? संख्या n ये है, नहीं इसमें ये भी सीधे रखा है, 99 से विभाजित है। 99 से यानी कि 11 × 9। ठीक है, 11 और 9 से विभाज्य है ये। ठीक है, तो बताना है कि इसके अंकों का, यानी कि इस सबके अंकों का योग कितना हो सकता है। देखो 11 और 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि भाई सारे जो अंक हैं इसके 9 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, 9 और 6 15 4 19, टोटल 19 है ये। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम अगर ये 45 होते। अब देखो ये एक छोड़ के एक ये है, एक छोड़ के एक ये है। आपको पता है एक छोड़ के एक का जो योग है उनका डिफरेंस जो है 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 के डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि एक छोड़ के एक का जो सम है वो 11 से विभाज्य हो या 0 है, उनका डिफरेंस, सम का डिफरेंस। ठीक है, तो ये आ गया 19। अगर मैं मान लेता हूँ सबसे अधिक 45 होता, तो इन बाकी 3 का योग कितना हो जाता है? इसका 19 है तो इनका हो जाता 24, सॉरी 26 हो जाता है इनका। और इनका डिफरेंस क्या 11 से कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। ठीक है, 7 आएगा, वो 11 से नहीं कटेगा। तो इससे छोटा ऑप्शन क्या है? 36। अगर यहाँ 36 होता, सॉरी इन सब का योग 36 होता, 19 यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, 19 यहाँ ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाता? 17 हो जाता है ना। और इनका डिफरेंस कितना आता? 2। ये 11 से कट पाता नहीं, तो 36 भी नहीं हो सकता। फिर 27 मैंने लिया, अगर 27 होता तो यहाँ पे कितना आया था? 8 आया था, बाकी 3 का योग
है ना। इन तीन का योग तो 19 है, बाकी तीन का 8 आया था, और इनका गैप कितना आया था, 11 आया था, और 11 से कट जाता, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका तृतीयानुपाती बताना है। देखो बेसिक में करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तृतीयानुपाती का मतलब क्या है, देखो ये ए, ये बी है, सी आपको बताना है। तो आपको पता है बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। तो कुछ मत करो, इनको ना आप वैल्यू दे दो। आप देखो एक, अगर एक दोगे इसको वैल्यू दोनों को, तो एक का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। जीरो बनाना नहीं है तो इसको दो वैल्यू दे दो, इसको एक दे दो। तो दो दूनी चार में से एक गया तीन, दो दूनी चार में से दो गया दो। ठीक है, इसकी वैल्यू तीन होगी, इसकी दो हो गई। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, दो दूनी चार और तीन इंटू सी। तो सी की वैल्यू आ गई 4/3। तृतीयानुपाती आ गया 4/3। इनमें वैल्यू पुट कर करके देख लो, 4/3 आना चाहिए। बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, दो में से एक गया, दो में से एक गया तीन। एक सेकेंड, दो दूनी चार, दो में से एक गया तीन, कह रहा हूँ यार, दो में से एक गया एक, दो और एक तीन, 4/3 पहले ऑप्शन में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एम एस एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की अनुमति देता है, जिसमें आवश्यक फाइल डिटेल कमांड और एक्सेल ऑप्शन शामिल है। बैक स्टेज व्यू में जंप करने की अनुमति क्या देता है, रिव्यू फाइल फॉर्मूला होम। बैक स्टेज में जंप करने, फाइल में जंप करेंगे ना ऐसे बैक स्टेज, ऑप्शन में बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको बहुत लेंदी है यार, अभी बाद में देखते हैं ना, टाइम भी नहीं है यार। क्या कह रहा है ये, गूगल क्रोम ब्राउज़र में एक संपूर्ण वेब पेज को प्रिंट करने का सही क्रम है। संपूर्ण पेज को प्रिंट करना है तो वेब पेज खोलना है, कंट्रोल+A। कंट्रोल+A का क्या मतलब है भाई। वेब पेज खोलें, पेज सेटअप पे क्लिक करें, प्रिंट आइकन पर क्लिक करें। वेब पेज खोलें, कंट्रोल+S का मतलब तो सेव होता है। वेब पेज खोलें, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करें, प्रिंट आइकन पर क्लिक करें। ये सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर ब्राउजिंग डेटा निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की ब्राउजिंग डेटा को क्लियर करना है गूगल क्रोम में, तो क्या होगा, कंट्रोल+Shift+Delete। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश रजिस्टर मेमोरी में संचालित प्रोग्राम के निर्देशों की जानकारी रखता है। मेमोरी में संचालित प्रोग्राम के निर्देशों की जानकारी रखता है कौन सा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, इंडेक्स, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर। मेमोरी में संचालित प्रोग्राम के निर्देशों की जानकारी रखता है, तो प्रोग्राम के निर्देशों की जानकारी प्रोग्राम काउंटर रखेगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मेल मर्ज डॉक्यूमेंट का एक प्रकार नहीं है। मर्ज डॉक्यूमेंट का एक प्रकार कौन सा मेल नहीं है, कोई आइडिया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक सॉफ्टवेयर का एक भाग है जो वेब ब्राउज़र में एड ऑन के रूप में कार्य करता है और ब्राउज़र को अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान करता है। डैश सॉफ्टवेयर का एक भाग है जो वेब ब्राउज़र में एड ऑन के रूप में कार्य करता है और ब्राउज़र को अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान करता है। प्लग इन, यूआरएल, तो एड ऑन थोड़ी होगा, पाथ, हाइपरलिंक, ये ऑप्शन होना चाहिए। बाकी तो तीनों ऑप्शन नहीं लग रहे। लेट्स सी। वह डिवाइस जो किसी केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ता है वह डैश कहलाता है। किसी केबल के बिना नेटवर्क से जुड़ता है, सर्वर क्लाइंट वायरलेस ही होगा, केबल के बिना तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। FTP बहुत आसान, काफ़ी बार आ चुका है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। फाइनली सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो ही चुके हैं। इनमें देख लो यार, ये तो हाँ, इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ नहीं पाए थे। MS एक्सेल 2010 में एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान है तो ट्रू लौट आता है। नहीं पढ़ना। कौन सा मेल मर्ज डॉक्यूमेंट का एक प्रकार नहीं है, एनवेलप, कैटलॉग, मैक्रोज, फॉर्म लेटर। फॉर्म लेटर मर्ज का है क्या, ये होना चाहिए आई थिंक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना
चाहिए। ठीक है, चलो भाई, वैसे भी कंप्यूटर में 8 हमने अटेम्प्ट कर ही दिए, जो कि सही होना चाहिए, और 2 हमने स्किप कर दिए। ठीक है। ठीक है भाई, ऑलमोस्ट सारा हो चुका है। और भाई सुबह के बज चुके हैं 3, ना सोए हैं ना कुछ किया है। चलिए इसको सबमिट करते हैं, लेट्स सी। अरे भाई, इसमें हमारे 9 गलत हो चुके हैं। 78.75, जो कि बहुत गंदा स्कोर माना जाना चाहिए, मतलब गंदा क्या, 80+ तो आपको टारगेट करना ही चाहिए। ठीक है, शायद जीके जीएस में क्वेश्चंस गलत हुए, पता नहीं मैथ्स या रीजनिंग में भी कुछ नींद में गलत हो गए हो तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है। बाकी तो ठीक ही होना चाहिए था। खैर, 78.75 यानी कि अप्रोक्स 79 के आसपास मार्क्स हैं। ठीक ही है, मतलब इतने ही बुरे नहीं, इतने बुरे भी नहीं है, बट चलो, ये बेहतर हो सकता था ये। और टाइम के इशू की वजह से नहीं लगा पाते हैं मॉक टेस्ट, बट वीडियो वीडियो लाना ज़रूरी भी था इस वजह से। खैर, तो जो भी क्वेश्चन हमारे गलत हुए, जो भी हमने स्किप किए, इन क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन हमारे गलत और जो भी क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, इनका जो सही आंसर होगा, ये डिटेल एनालिसिस आएगा आपको 29, यानी कि आज ही, मतलब आज रात को आ जाएगा। आज रात को मतलब जब मैं कल सुबह उठूंगा, मतलब जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिस दिन, उसी दिन रात को आएगा 9:30 बजे। ठीक है, जब भी ये आ जाएगा डिटेल एनालिसिस, तो उसको देखने के बाद जो गलत हुए हैं वो, जो स्किप किए हैं वो, उनके जो सही आंसर हैं, उनके सही आंसर्स को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है जी। अभी बिल्कुल बहुत तेज नींद आ रही है, चलते हैं सोने। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।